नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो जीआई सिस्टम की जो जो डिजीज कंडीशन हमने वन बाय वन विद एमसीक्यू सॉल्व की थी, उन डिजीज का एक मिक्स वीडियो हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस जो है एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो उन क्वेश्चन को हम पढ़ने के बाद में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, पैरालाइटिक इलियस इज डिस्क्राइब बाय द नर्स एज। बहुत ही बेसिक और टर्मिनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, और ये रिपीट क्वेश्चन है कई बार कि पैरालाइटिक इलियस का बेसिकली मतलब क्या होता है। अगर आपको कोई पूछे कि इस मरीज को पैरालाइटिक इलियस हो गया है, तो आपके हिसाब से उस पेशेंट को क्या हुआ है, व्हाट इज द मीन ऑफ पैरालाइटिक इलियस। द फर्स्ट ऑप्शन इज एडिमा ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। सेकंड ऑप्शन इज एक्यूट डायलेशन ऑफ द कोलन। Third option is absent, diminished or uncoordinated autonomic stimulation of peristalsis. And the last one is high tingling vowel sounds over the area of obstruction. What is the exactly mean of paralytic ileus? Yes, maximum people saying it's a C, and the answer is C. Absent, diminished or uncoordinated autonomic stimulation of peristalsis. अपना जो इंटेस्टाइन है, उसका मूवमेंट जो होता है वो ऑटोनॉमिक कंट्रोल के अंदर होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। नाउ पैरालाइटिक इलियस जो होता है बेसिकली, उसमें डिमिंस एब्सेंट का मतलब बिल्कुल खत्म, डिमिंस का मतलब कम हो जाना, और अनकोऑर्डिनेट मतलब बिना कोऑर्डिनेशन के, मतलब द नॉर्मल वे जो इंटेस्टाइन का जिस तरीके का मूवमेंट रहता है, द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, उसका कोऑर्डिनेशन जो है वो गड़बड़ हो जाना, वोवल साउंड जो है वो गड़बड़ा जाना। और इसका रीजन होता है कि वहाँ पे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसकी जो सप्लाई होती है वो इनअप्रोप्रिएट हो गई है। उसका स्टिमुलेशन जो इंटेस्टाइन को रहता है वो इनअप्रोप्रिएट हो गया है, और वो करने का काम बेसिकली जो होता है वो वेगस स्टिमुलेशन, वेगल स्टिमुलेशन या वेगस नर्व जो कि 10th क्रेनियन नर्व है उसका काम होता है। तो वो जब अप्रोप्रिएट मैनर में नहीं होता है, या वो बिल्कुल नहीं होता है, या वो कम हो जाता है स्टिमुलेशन, तो उस वजह से इंटेस्टाइन का मूवमेंट जो है या तो एब्सेंट हो जाता है, या कम हो जाता है, या इनअप्रोप्रिएट हो जाता है। तो इसी को हम पैरालाइटिक इलियस कहते हैं। इसके होने के जो रीजन होते हैं, ये क्यों होता है ऐसा, तो सर्जरी के बाद में ये ज्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि सर्जरी के दौरान जो एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाता है उस एनेस्थेटिक इंटरप्शन के कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या दूसरा, हाइपोकैलिमिया एक कंडीशन होती है जिसमें बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है, उस कंडीशन में ये देखने को मिलता है। तो एनेस्थेटिक इंटरप्शन और हाइपोकैलिमिया जो है पैरालाइटिक इलियस करता है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है एडिमा ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के एडिमा जो है उसको हम इन्फ्लामेशन की कंडीशन कहते हैं, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में ऐसा देखने को मिलता है, जो डिजीज हमने पढ़ी, और उसमें कोलन का इन्फ्लामेशन हो जाना जो है ये प्रॉब्लम कहलाता है। एक ऑप्शन है यहाँ पे एक्यूट डायलेशन ऑफ द कोलन, है ना, और हाई टिंगलिंग बोवल साउंड। ये दोनों ज्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन के ऑब्स्ट्रक्शन से संबंधित है ना। बी ऑप्शन है एक्यूट डायलेशन ऑफ द कोलन, और सी डी ऑप्शन है हाई टिंगलिंग बोवल साउंड। ये ज्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन के ऑब्स्ट्रक्शन से संबंधित है। तो ए बी डी यहाँ पे गलत आंसर है, सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। The next one, fluid intake for clients suffering from dumping syndrome should be। dumping syndrome जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और जो एक कॉम्प्लिकेशन रहता है गैस्ट्रिक सर्जरी के बाद में, गैस्ट्रेक्टमी के बाद में ज्यादातर पेशेंट का स्टोमक का एम्प्टिंग फास्ट होने की वजह से जो क्लिनिकल साइन देखने को मिलते हैं उनको हमने डंपिंग सिंड्रोम बोला। तो यहाँ पे डंपिंग सिंड्रोम जो है उस मरीज में फ्लूइड इंटेक जो है वो कब करना है, बिटवीन मील्स, only with meals, anytime they wants, and restrict to 1200 ml per day. Fluid intake for client suffering from dumping syndrome should be what exactly is it's between meal, or only with meal, or anytime they wants, or it should be restrict। देखिएगा, there is no concept of fluid restriction in the patient with dumping syndrome। ये रीनल डिजीज के पेशेंट में करते हैं हम, तो फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन का यहाँ कोई औचित्य नहीं है।
एनी टाइम हम नहीं दे सकते, विद मील अवॉइड करते हैं। तो बी सी डी इज द रॉन्ग वन, ए इज द करेक्ट वन, दैट इज बिटवीन मील, है ना। डंपिंग सिंड्रोम के मरीज में फ्लूइड इनटेक जो है वो बिटवीन मील हो सकता है। क्लाइंट जिसको डंपिंग सिंड्रोम होता है उसको बिटवीन मील फ्लूइड देते हैं, विद मील नहीं देते हैं, है ना। ये अलग अलग कंसेप्ट है। और एनी टाइम नहीं देते हैं, तो विद मील नहीं देके बिटवीन मील देना प्रीफर करते हैं। क्यों? अ, जब फ्लूइड जो है वो मील के बीच में, बिटवीन मील अगर फ्लूइड लेते हैं, से क्या होता है कि एडिक्वेट हाइड्रेशन वहाँ पे होता है, और बल्क जो इंजेस्ट किया जाता है, खाने का जो बल्क है उसका अमाउंट रिड्यूस हो जाता है, और इससे मरीज का गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो है वो रैपिड नहीं होता है। तो हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि वो बिटवीन मील जो है वहाँ पे ले सकता है फ्लूइड, और 6 स्मॉल मील उसको लेने हैं, न कि लार्ज मील 2 और 3। उसकी जगह छोटा छोटा बार बार खाना है, और खाने के बाद में उसको रेस्ट करना होता है, लेटना होता है, बैठा रहना या चलना नहीं होता है, तो रेस्टिंग उसको करना होता है। और जो पेशेंट है उसमें हम कभी भी जो है टाइमिंग को प्रीफर नहीं करते, क्वांटिटी जो फ्लूइड की होती है उसके रेस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं होती है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने थोड़ा थोड़ा बार बार खाना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्वांटिटी ज्यादा नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा देना है, लेकिन टाइमिंग जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये डंपिंग सिंड्रोम में ध्यान रखना होता है, तो इसलिए ए आंसर यहाँ पे करेक्ट है, बी सी और डी जो है वो रॉन्ग वन है। Next, identify the image which is given below, and this is the image, what it is. एग्जैक्टली अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखें तो सेंटर के अंदर इस इंस्ट्रूमेंट का नाम भी लिखा हुआ है, पर इसको स्लाइटली देख पाना मुश्किल है क्योंकि मैंने इसको थोड़ा फेड कर दिया है। अ, फिर भी आप गेस कर सकते हैं क्योंकि यू ऑल आर द इंटेलिजेंट वंस। तो यहाँ पे देखिएगा आप, ये क्या लिखा हुआ है, आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है फीटल डॉपलर, और कुछ लोगों ने बिना देखे ही बता दिया है, बिकॉज दे नो वेरी वेल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट। तो दिस इज फीटल डॉपलर। ये क्या कहलाता है? फीटल डॉपलर। फीटल डॉपलर जो होता है वो फीटल कार्डियक एक्टिविटी या फीटल हार्ट रेट जो है उसको मॉनिटर करने में मदद करता है। फीटस वो एज है जब बच्चा मदर के वूम में होता है, और 9 वीक से लेके टिल बर्थ तक की एज को फीटल एज कहते हैं। तो उस समय उसकी हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए डॉपलर जो है इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है, इसको फीटल डॉपलर कहते हैं। दिस 143 shows fetal heart rate. Next one, the nurse explained to a client that a vagotomy is done in conjugation with a subtotal gastrectomy. सबटोटल गैस्ट्रेक्टमी के साथ में वेगोटोमी किया बिकॉज द फंक्शन ऑफ द वेगस नर्व इज टू। सबटोटल गैस्ट्रेक्टमी के साथ में वेगोटोमी वहां पे किया, तो क्या फंक्शन रहता है वेगस नर्व का? तो बेसिकली वेगस नर्व का फंक्शन यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन ने, व्हाट द फंक्शन ऑफ वेगस नर्व। फर्स्ट ऑप्शन है इट स्टिमुलेट इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी को स्टिमुलेट करती है। डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी उसको कम करती है, देयर बाय प्रिवेंटिंग द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आउट ऑफ द स्टोमक, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक से बाहर आ जाए। स्टिमुलेट बोथ इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड गैस्ट्रिक मोटिलिटी। गैस्ट्रिक सिक्रीशन और गैस्ट्रिक मोटिलिटी दोनों को स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन देयर बाय इंक्रीज नोजिया एंड वोमिटिंग। गैस्ट्रिक सिक्रीशन को डिक्रीज करती है जिससे नोजिया और वोमिटिंग ज्यादा होता है। व्हाट एग्जैक्टली आंसर इज, वेगस नर्व क्या काम करती है? व्हाट द फंक्शन ऑफ वेगस नर्व? तो वेगल स्टिमुलेशन हमने बोला कि जीआई सिस्टम को फास्ट करता है, तो दो ऑप्शन यहाँ पहले ही गलत हो गए, डिक्रीज और डिक्रीज, है ना। डिक्रीज तो करती नहीं है क्योंकि वो तो इंक्रीज करेगी। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी की तरफ हम जाएं, तो ए कह रहा है कि ये स्टिमुलेट करती है इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, और सी कह रहा है कि बहुत गैस्ट्रिक सिक्रेशन और मोटिलिटी दोनों को इंक्रीज करती है। तो व्हाट द करेक्ट वन, ए और सी? यस, वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल सेज इट्स सी, बिकॉज ये दोनों काम करती है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी ज्यादा करवाएगी, और गैस्ट्रिक मोटिलिटी दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसको भी बढ़ाएगी। तो एसिड सिक्रीशन भी ज्यादा होता है वेगस नर्व से, और मोटिलिटी भी करवाती है, दोनों काम करवाती है। ए में एक काम दिया हुआ, सी में दो काम दिए होते, दोनों काम कराती है। इसलिए ए बी और डी जो है वो गलत है,
सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इन प्लानिंग केयर फॉर ए क्लाइंट विद हाइपरकैलेमिया, इन प्लानिंग केयर ऑफ ए क्लाइंट विद हाइपरकैलेमिया, the nurse knows that the treatment of choice to reduce hyperkalemia, treatment of choice to reduce hyperkalemia is the first one morphine sulfate, the second one sodium polystyrene sulfonate, the third one synthetic aldosterone, and the fourth one insulin and 50% dextrose solution. हाइपरकैलेमिया का मतलब होता है इंक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल। द नॉर्मल वैल्यू इज 3.5 to 5.1 milliculant per liter. If it is more than 5.1 milliculant per liter, it is known as hyperkalemia. And when it is occur, what the treatment of choice? Very good. The maximum people are correct because it is a repeated questions. And the answer is it's insulin and 50% dextrose. देखिएगा, हाइपरकैलेमिया में सीरम में पोटेशियम का लेवल ज्यादा है। अब उस पोटेशियम को मेजर इंट्रासेल्यूलर कैटाइन पोटेशियम होता है, तो हम उसको सीरम सीरम जो है पार्ट है ब्लड का, तो हम उसको ब्लड में से इंट्रावेस्कुलर स्पेस में से इंट्रासेल्युलर स्पेस में डाल दें तो ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा। उसको इंट्रासेल्युलर से इंट्रावेस्कुलर स्पेस में इंट्रावेस्कुलर से इंट्रासेल्युलर स्पेस में डालने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो है इंसुलिन। तो हम इंसुलिन देते हैं उस पेशेंट को। इंसुलिन पोटेशियम को ब्लड में से पकड़ के किस में डाल देता है? सेल में। लेकिन होता क्या है कि वो इतना ही नहीं करता है, वो ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको भी पकड़ के सेल में डालता है। ये इंसुलिन का बेसिक फंक्शन है। हम तो इंसुलिन से अभी ये काम करवा रहे हैं कि पोटेशियम को पकड़ के डालो, लेकिन इंसुलिन तो ग्लूकोज को भी पकड़ के डालेगा, तो बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो हमने इंसुलिन दिया ताकि वो पोटेशियम को पकड़ के किस में डाले? ब्लड में से सेल में। लेकिन बॉडी में उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होने लगेगा, तो हमने उस इंसुलिन को किसके साथ में दिया? 50% डेक्सट्रोज में, ताकि बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया भी ना हो। इसलिए हाइपरकैलेमिया के ट्रीटमेंट में इंसुलिन प्लस 25 और 50% हाइपरटोनिक टाइप का डेक्सट्रोज वहां पे काम में लिया जाता है। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट में क्या काम में लिया जाएगा? तो इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज। नाउ इसके अलावा सोडियम पोलिस्टीरीन सल्फोनेट, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, दैट इज ऑप्शन बी, सोडियम पोलिस्टीरीन सल्फोनेट बी के अंदर है। ये भी काम में लिया जाता है हाइपरकैलेमिया वाली कंडीशन के अंदर, इसको भी काम में लिया जाता है। इसको के बाइंड के नाम से आता है, पोटेशियम बाइंडर होते हैं ये, इसलिए इसको के बाइंड बोलते हैं। ये पोटेशियम बाइंडर होते हैं। ये क्या करते हैं? पोटेशियम को जो है एक तरह का रेजिन है जो अटैच होता है पोटेशियम से, पोटेशियम को बाइंड करता है, और ये बाइंड करके पोटेशियम को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराता है। इसको ओरल या एनिमा फॉर्म में हम देते हैं और इंटेस्टाइन से पोटेशियम को बाहर निकालते हैं। तो ये भी एक तरह का कंजर्वेटिव मीन्स है, लेकिन ये तब काम में लिया जाता है जब बाकी जो हमारे तरीके हैं वो फ्लॉप टाइप के हो रहे हैं। तो इनिशियल ट्रीटमेंट ये नहीं है, इंसुलिन इज द फर्स्ट लाइन, उसके बाद में भी ये काम में लेते हैं, पर ये इनिशियल नहीं है। ऑप्शन ए है मॉर्फिन सल्फेट और ऑप्शन सी है सिंथेटिक एल्डोस्टेरोन। ये दोनों यहाँ पे हाइपरकैलेमिया में बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं है, इसलिए ए बी सी यहाँ पे आंसर नहीं बनेंगे, डी एकदम करेक्ट आंसर है। The nurse must observe for which imbalance with prolonged nasogastric suctioning, लंबे समय तक nasogastric suctioning करने से क्या imbalance हो जाएगा? फर्स्ट वन इज हाइपरनेट्रीमिया, सोडियम का लेवल ज्यादा हो जाएगा। हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम का लेवल ज्यादा हो जाएगा। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, बॉडी में एल्कलोसिस हो जाएगा। और हाइपोप्रोटीनीमिया, प्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा। वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग जब हम करते हैं तो स्टोमक से एसिड जो है उनको हम रिमूव करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जो है या गैस्ट्रिक सिक्रीशन है उसको हम वहां से निकालते हैं। तो वहां से लॉस होता है सोडियम, पोटेशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl का। जब सोडियम का लॉस होगा तो बॉडी में सोडियम की कमी होगी, उसको हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। इसलिए ए आंसर यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि हाइपरनेट्रीमिया बोला हुआ है, तो बेसिकली होगा हाइपोनेट्रीमिया। अगर पोटेशियम का लॉस होगा तो बॉडी में पोटेशियम की कमी होगी, उसको हाइपोकैलेमिया कहते हैं, इसलिए हाइपरकैलेमिया नहीं होकर हाइपोकैलेमिया होगा। तो ए और बी दोनों इस तरीके से गलत हो गए।
एच जो एच प्लस आयन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और उसकी वजह से जो आयनिक लॉस है उसमें एच प्लस आयन जो है उसका जब बॉडी में लॉस होएगा तो पीछे बाइकार्बोनेट बचेंगे, और बाइकार्बोनेट जो है वो बॉडी में एल्केलोसिस करते हैं, है ना। जब एच प्लस आयन लॉस हो जाता है तो कार्बोनिक एसिड में से H2CO3 इज द कार्बोनिक एसिड, और उस H2CO3 में से एक एच आयन जो अगर लॉस हो जाए, एक एच आयन कम हो जाए तो पीछे HCO3 बचता है, और ये एल बाइकार्बोनेट होते हैं, और बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो एल्केलाइन इन नेचर होते हैं, तो बॉडी में क्या डेवलप होने लगेगी, एल्केलोसिस। तो यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होएगा, बाइकार्ब की वैल्यू बढ़ेगी ड्यू टू द लॉस ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम कार्बोनिक एसिड। तो ये सी यहाँ पे करेक्ट बनेगा। डी, हाइपोप्रोटीनीमिया जो है वो लीवर डिस्फंक्शन, लीवर जब कम काम करता है या नहीं कर पाता है उस कंडीशन में देखने को मिलता है। Again, identify the image which is given below, and this is the image. Yes, maximum people are correct. It's एम्बू बैग, है ना, बिल्कुल आपने सही पहचाना, ये एम्बू बैग है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, एम्बू बैग इसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, एम्बू बैग। एम्बू बैग जो है वो अलग अलग साइज के आते हैं एडल्ट और बच्चों के अंदर, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में। यहाँ पीछे की तरफ ऑक्सीजन अटैच करते हैं इसके अंदर, इस तरफ वाल्व दिए होते हैं, और ये मास्क है जो कि फिट होता है फेशियल एरिया के अंदर, है ना। ये मास्क है जो फिट होता है ड्यूरिंग वेंटिलेशन, इसको एम्बू बैग के नाम से जानते हैं। Which sign and or symptom would be observed in a client with hypoglycemia and pending insulin shock? Select all that apply. There is multiple option. Hypoglycemia के symptom यहाँ पे पूछे हैं। Rapid shallow respiration, fetid breath odor, irritability, confusion, clammy skin and slurring of words. मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शन है, तो आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से क्लिनिकल साइन है हाइपोग्लाइसीमिया के? क्लिनिकल साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया कौन कौन से रहेंगे? अगर आपका जवाब यहाँ पे ए दैट इज फर्स्ट, सी दैट इज थर्ड, ई दैट इज फिफ्थ एंड एफ दैट इज सिक्स, ए सी ई और एफ है तो आप बिल्कुल सही है। बी और डी आपका अगर जवाब है बीच में तो आप गलत है। अच्छा, मैक्सिमम लोगों ने बोला बी तो नहीं है बाकी सारे हैं, तो उनका भी आंसर गलत है, क्योंकि डी यहाँ पे आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जिस मरीज को हाइपोग्लाइसीमिया होता है उस मरीज के अंदर रेस्पिरेटरी रेट जो होती है, रेस्पिरेटरी रेट वो तेज हो जाती है हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, और हाइपरग्लाइसीमिया में भी वो तेज होती है, लेकिन डेप्थ जो है वो सेलो देखने को मिलती है हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर, है ना। यहाँ पे जो पेशेंट रहता है उसमें डेप्थ सेलो होने का रीजन होता है कि CO2 जो है उसको ज्यादा बॉडी से एक्सीट आउट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी में कोई एसिडोसिस नहीं है। जबकि इन हाइपरग्लाइसीमिया वहाँ पे एसिडोसिस होता है और एक्सेस CO2 को बाहर निकालना होता है, इसलिए जो है सेलो की जगह रैपिड ब्रीदिंग होती है। तो ए आंसर बिल्कुल सही है कि यहाँ पे रैपिड सेलो रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। रेट जो है वो ज्यादा होना, रैपिड टेकिपनिया, और सेलो रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो है वहाँ पे एक्सेस CO2 को ब्लो करने की जरूरत नहीं है। बी ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि फैटेड ब्रेथ जो होती है वो इपेटिक पेशेंट के अंदर, जो लीवर फेलियर के पेशेंट होते हैं और जिनमें पुअर ओरल हाइजीन होता है, उन मरीजों में इस तरह का ब्रेथ देखने को मिलता है, फैटेड ब्रेथ। तो ये यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि हाइपरग्लाइसीमिया अगर होता तो उसके अंदर डेफिनेटली जो है वहाँ पे आपको फ्रूटी ब्रेथ ऑर्डर देखने को मिलता, वो भी हाइपरग्लाइसीमिया में। हाइपोग्लाइसीमिया में इस तरीके का कोई ब्रेथ साउंड नहीं होता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे गलत रहेगा। सी, इरिटेबिलिटी जो दिया हुआ है उसका रीजन है हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, लो शुगर की वजह से सेरिब्रल फंक्शन अफेक्ट होते हैं, और ब्रेन जब इरिटेट होएगा तो इरिटेबिलिटी और एप्रीहेंसिव फीलिंग वहां पे देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली सेरिब्रल फंक्शन के अल्टर्ड होने की वजह से होता है। डी ऑप्शन में कंफ्यूजन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन जो है वो बेसिकली हाइपरग्लाइसीमिया में देखने को मिलता है, हाइपो में नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। कंफ्यूजन हाइपरग्लाइसीमिया में होता है, हाइपो में नहीं होता है, और ये लीवर फेलियर का साइन था, फैटेड ब्रेथ ऑर्डर।
ई ऑप्शन जो है क्लामी स्किन हमने बोला करेक्ट है। क्लामी स्किन होने का रीजन होता है कि जब बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो वहां पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है उसका एक्टिवेशन हो जाता है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो स्टिमुलेट करता है और एपिनेफ्रिन को रिलीज करवाता है, और एपिनेफ्रिन डाइपोरेसिस कराता है, और एक्सेसिव स्वेटिंग के कारण, डाइपोरेसिस के कारण क्लामी स्किन हो जाती है। स्लरिंग ऑफ वर्ड्स, लास्ट ऑप्शन में जो लिखा हुआ है स्लरिंग ऑफ वर्ड्स, स्लरिंग ऑफ वर्ड्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो मरीज जिसको हाइपोग्लाइसीमिया होता है उस मरीज के लेट साइन के अंदर इंसुलिन शॉक वाली कंडीशन जो होती है उसमें मरीज एल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन का मिमिक्स होता है, और उसमें स्लरिंग ऑफ वर्ड्स, कॉम्बेटिव बिहेवियर वगैरह और इस तरीके का चीजें देखने को मिलता है। तो ए, सी, ई और एफ करेक्ट आंसर है, बी और डी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट वन, द नर्स विल यूजुअली एम्बुलेट ए क्लाइंट पोस्ट गैस्ट्रेक्टमी बिगिनिंग, पोस्ट गैस्ट्रेक्टमी के बाद में मरीज को एम्बुलेट कब करवाते हैं, एम्बुलेशन की बिगिनिंग कब करवाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है द डे आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के एक दिन बाद में, 3 to 4 days आफ्टर सर्जरी, 3-4 दिन बाद में, आफ्टर 4 days ऑफ बेड रेस्ट, 4 दिन के बेड रेस्ट के बाद में, इमीडिएटली आफ्टर अवेकनिंग फ्रॉम एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया से जगते ही करवा देंगे। देखिएगा, सर्जरी के बाद में, ये सर्जरी के बाद में एम्बुलेशन जो है वो जल्दी से जल्दी कराना बहुत जरूरी है, तो जितना जल्दी पॉसिबल हो सके एम्बुलेशन हम वहां पे कराते हैं, लेकिन इस जल्दी में भी टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ही है। इन 4 ऑप्शन के अंदर 2 ऑप्शन में बहुत ज्यादा टाइम दिया हुआ है और एक ऑप्शन में बहुत कम टाइम दिया हुआ है। जैसे ऑप्शन बी जो है उसमें 3 से 4 दिन, ऑप्शन सी जो है उसमें भी 4 दिन, मतलब दोनों एक ही तरह के ऑप्शन है, और ये एक्सेस टाइम है कि सर्जरी के बाद में 4 दिन तक आपने मरीज को हिलाया ही नहीं, बहुत ज्यादा पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो टू प्रिवेंट सच काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन वी हैव टू एम्बुलेट एज अर्ली एज पॉसिबल, बट नॉट जस्ट आफ्टर अवेकनिंग फ्रॉम एनेस्थीसिया। मतलब साहब ऑपरेशन थिएटर से मरीज आया और उसको होश आया, होश आती बोला चलो खड़े हो जाओ चलो, इतना भी जल्दबाजी नहीं दिखाना है। तो बी, सी और डी तीनों गलत है। द डे आफ्टर सर्जरी और आफ्टर 24 hours ऑफ सर्जरी वी हैव टू एम्बुलेट द पेशेंट। तो सर्जरी वाले दिन तो छोड़ के उसके बाद वाले दिन और सर्जरी के 24 घंटे बाद में हम मरीज को एम्बुलेट कराना प्रीफर करते हैं। इससे मरीज में कई सारे कॉम्प्लिकेशन जो है उनको होने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, बी, सी और डी जो है वो गलत आंसर है। नेक्स्ट वन, द नर्स वुड रिकॉग्नाइज ड्रेनेज ऑफ ब्लड फ्रॉम द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी एज अबनॉर्मल इफ, है ना, ड्रेनेज ऑफ ब्लड जो है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से आ रहा है गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी के बाद में, वो अबनॉर्मल है कब, जब तब इट कंटिन्यू फॉर 4 to 6 hours, 4 से 6 घंटे तक अगर ये आए, कंटिन्यू फॉर ए पीरियड लॉन्गर देन 12 hours, 12 घंटे से ज्यादा तक ये आए, इट टर्न ग्रीनिश येलो इन लेस देन 24 hours, ग्रीनिश येलो में कन्वर्ट हो जाए 24 घंटे के अंदर अंदर, इट वॉज डार्क रेड इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में डार्क रेड कलर का हो ये, व्हाट इज द अबनॉर्मल टाइम पीरियड? आंसर इज बी, द करेक्ट आंसर इज बी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट कंटिन्यू फॉर ए पीरियड लॉन्गर देन 12 hours। देखिएगा, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में, गैस्ट्रेक्टमी के पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में नेजोगैस्ट्रिक जो ड्रेन होता है वो अगर 12 घंटे से ज्यादा अगर ब्लडी ड्रेन हो जाए, 12 घंटे तक तो उसको नॉर्मल काउंट करते हैं, 12 घंटे से ज्यादा होती है उसको अब काउंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है कि कंटिन्यू फॉर 4 to 6 hours, ये नॉर्मल काउंट किया जाता है अगर वो बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं है और कम ब्लडी ड्रेनेज है। अगर वो 12 घंटे के बाद में भी परसिस्ट कर रहा है तो ये अबनॉर्मल है, और अबनॉर्मलिटी के बारे में यहाँ पे पूछा है तो मोर देन 12 hours ये अबनॉर्मल है। अ, उसको उसकी वजह से बहुत ज्यादा वहाँ पे जो है ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम और जो है घाव के बढ़ने की प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिलेगी, इसलिए बी यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। ए, सी और डी जो है वो रॉन्ग आंसर है। Next, identify the image which is given below, and this is the image. What it is?
यस, इट्स डीवीटी पंप, है ना? बिल्कुल सही रिकॉग्नाइज किया आपने। ये डीवीटी पंप है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के प्रिवेंशन के लिए एक थेरेपी है, जिसके अंदर काप मसल जो है उसको पंप किया जाता है। ये मशीन है, ये मशीन से ट्यूबिंग अटैच रहती है, और ये ट्यूबिंग जो है वो जाके अटैच रहती है इन गारमेंट से। ये गारमेंट जो है इनको टाई किया जाता है काप मसल के अराउंड। इन ये स्ट्रिप्स है, और स्ट्रिप को यहाँ पे काप मसल के अराउंड टाई किया जाता है। टाई करने के बाद में इस मशीन को यहाँ से रेगुलेट किया जाता है, ऑन किया जाता है। प्रेशर के सिद्धांत पे काम करती है, और ये इनका ये जो स्ट्रिप्स है, इन स्ट्रिप्स को जो है इनको इनको एयर फिल्ड करती है, कंप्रेस करती है, एयर फिल्ड करती है, कंप्रेस करती है, और इससे जो है काप एक्सरसाइज होती है। और जो मरीज पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में होते हैं या लॉन्ग टर्म बेड रिडन होते हैं, न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट के मरीज होते हैं, उनको काप एक्सरसाइज के द्वारा डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है उसको प्रिवेंट करना होता है। तो ये डीवीटी पंप ये कहलाता है। तो ये जो है इमेज डीवीटी पंप से संबंधित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। इसके अलावा एक काम और करें, इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएं, ताकि कई सारे लोगों तक हम जो है ये एक इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, और शायद उनको कहीं अपनी लाइफ में जो है गोल तक पहुंचाने में मदद कर सके। करके देखिएगा, अच्छा लगता है। धन्यवाद।